हेलो छात्रों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और कुशल होंगे। छात्रों, आज के क्लास में हम लोग बहुत ही स्पेशल चीज़ पढ़ने चल रहे हैं। इससे पहले के क्लास में आप लोगों ने इतिहास का पहला और दूसरा लेक्चर देखा, जिसमें इतिहास का परिचय जाना था, इतिहास के प्रकार ये सब देखा, और इतिहास के जो कालखंड थे 3 आधार पर उसके बारे में, और लिखावट के आधार पर इतिहास को 3 वर्गों में बांटा गया था, जिसकी जानकारी हमने पिछले 2 वीडियोज में दे रखी है। जो रिसेंटली प्रागैतिहासिक काल के बारे में जो चर्चा हमने किया था, उसमें हमने बताया था कि किस तरह लिखावट किस तरह जो है प्राक इतिहास का वर्णन है, जिसमें पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण या उत्तर पाषाण काल। किस काल में कौन सी चीज की खोज हुई थी, इसकी चर्चा पिछले क्लास में है, उसे देखकर आप समझ सकते हैं। आज के क्लास में हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। आज हम लोग देखेंगे आदि इतिहास के बारे में। देखिए, इतिहास को लेकर के, इतिहास विगत काल की घटनाओं का अध्ययन करना इतिहास कहलाता है। इतिहास लिखावट के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला वर्ग है जो लिखावट के आधार पर, यहाँ हम लिख देते हैं लिखावट के आधार पर इतिहास के 3 वर्ग भाग हैं। पहला जो है इतिहास है वह है प्राक इतिहास। इसको इंग्लिश में कहा जाता है प्री हिस्ट्री। क्या कहा जाता है? प्री हिस्ट्री। ठीक है, इसका संपूर्ण क्लास हमने इस दूसरे लेक्चर में शूट किया है। अभी हम लोग देखने वाले हैं दूसरा। प्राक इतिहास के बाद आता है आद्य इतिहास। इसको इंग्लिश में कहा जाता है प्रोटो हिस्ट्री। क्या कहा जाता है? प्रोटो हिस्ट्री। तीसरा जो हिस्ट्री है वह है ऐतिहासिक। सीधे है ऐतिहासिक, इसको हिस्टोरिक कहा जाता है, ऐतिहासिक। ठीक है, इसमें हिस्टोरिक चीज़ों को देखा जाता है, लेकिन तीनों में काफ़ी फर्क है। इसको जोसेफ ब्रूस ने, जो लिखावट के आधार पर इतिहास को 3 वर्गों में बांटा था, उन्होंने बताया था कि प्राक इतिहास की जो सभ्यता थी उसमें लिखित स्रोत कुछ भी मिले नहीं है। लिखित स्रोत एकदम नहीं मिला है, और न उसको कोई पढ़ा है। तो जब मिलवे नहीं करेगा तो पढ़ेगा क्या? आद्य इतिहास है, इसमें लिखित स्रोत मिला है, क्योंकि उस समय कुछ विकास हो गया था, लोग पढ़ने लिखने लगे थे, समझने लगे थे, नई भाषाओं का जन्म हो चुका था। लेकिन उनकी लिखावट जो है चित्रात्मक है, भाव चित्रात्मक है। कुछ ऐसी जटिल अक्षरों को संयोग करके और कॉम्बिनेशन करके बनाया गया है जिसको आज के विद्वानों ने पढ़ नहीं सका है। तो लिखावट तो मिला है, लेकिन इसको पढ़ा नहीं जा सका है। ये दूसरा ग्रुप हो गया। और इतिहास का एक तीसरा खंड है जिसमें लिखित स्रोत मिला है और उसको लोगों ने पढ़ा भी है, अच्छी तरह से पढ़ा भी है। जैसे ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में लिखे हुए अशोक के अभिलेखों को पढ़ा गया है जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। तो ये तीसरे खंड में आ जाता है ऐतिहासिक में। तो इसके बारे में पूरा डिटेल्स वीडियो आप लोग देख चुके हैं। अभी हम लोग आद्य इतिहास के बारे में देखने चल रहे हैं। आद्य इतिहास के बाद हम लोग ऐतिहासिक में प्रवेश करेंगे। ठीक है, तो आद्य इतिहास किसे कहते हैं? इतिहास का वह कालखंड जिसमें विगत काल की घटनाओं का लिखित स्रोत तो मिलता है, लेकिन उस लिखित स्रोत को पढ़ा नहीं जा सके। वह विशेष स्पेसिफिक टाइम पीरियड का जो इतिहास है वह आद्य इतिहास के श्रेणी में आता है। उदाहरण के तौर पर देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, ये सब कौन सी सभ्यता है? तो आद्य इतिहास की सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आद्य इतिहास की सभ्यता पढ़ना है। और प्राक इतिहास में पाषाण काल के बारे में पढ़ना है। पत्थर से हथियार से बनाते थे और औजार का इस्तेमाल करते थे, पाषाण काल। तो ये पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है। अभी हम लोग देखने चल रहे हैं हड़प्पा सभ्यता, उसके बाद में इसे देखा जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। जो ये हड़प्पा सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, इसको गौर से समझना है। हड़प्पा सभ्यता का मतलब क्या होता है कि कोई ऐसा स्थान जहाँ एक जीवन शैली हो, लोग हो, खेती गृहस्थी, उद्योग धंधा, कल कारखाने, सारी चीजें विधिवत सिस्टम के द्वारा संचालित किया जाता हो और उस जीवन शैली के तहत लोग अपनी
सारे कार्यों को पूरा करने का एक प्रक्रिया डेवलप हो चुका हो, जैसे आज आमतौर पर हम लोग करते हैं। इस पूरी रहन सहन की इस पद्धति को सभ्यता कहा जाता है। तो इसी तरह का लाइफ स्टाइल, जीवन शैली, रहन सहन सब चीज़ डेवलप था आज से हजारों साल पहले, लगभग 5000 साल पहले हड़प्पा सभ्यता में। देखिए हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत कब हुई थी, ये विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान कहते हैं 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व के बीच हुई थी, लेकिन कुछ विद्वानों का कहना है 2600 ईसा पूर्व से लेकर के 1900 ईसा पूर्व के बीच हुई थी। कुछ और भी विद्वान हैं जो थोड़ा बहुत 100 साल 150 साल 200 साल आगे पीछे भी बताते हैं, लेकिन हम आपको एक मानक तारीख बताएंगे, मानक वर्ष बताएंगे जो एनसीईआरटी बुक इससे मानता है। ठीक है, तो 2600 ईसा पूर्व इसकी शुरुआत हुई थी। 2600 ईसा पूर्व शुरुआत हुई थी और ये 1900 ईसा पूर्व आते आते खत्म हो गया। ये 1900 ईसा पूर्व आते आते खत्म हो गया। देखिए 2600 से 1900 700 साल तक हुआ। ठीक है, 700 बरस जो है कि ये सभ्यता रही। और आज से कितना साल पहले, तो अभी 2023 चल रहा है, यानी 2023 साल पहले जाएंगे तो जीरो पर पहुंचेंगे, अब उससे 2600 साल पहले जाएंगे तो अब इसके शुरुआती दौर में हम लोग जाएंगे। अर्थात 2023 अब प्लस 2600 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 4623 साल हो गया। 4623 साल का मतलब 4500 से भी ज़्यादा। तो राउंड फिगर में इसको हम लोग मान लेंगे कि आज से 5000 वर्ष पूर्व जो है कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, उसकी कहानी पढ़ेंगे। देखिए छात्रों, 5000 साल पहले हमारी सभ्यता उस समय कितनी विकसित थी कि रहन सहन की एक प्रॉपर व्यवस्था थी, अच्छे स्कूल भी थे, नालियाँ, सड़कें, मकान, खाने पीने की व्यवस्था, सड़क से लेकर के बहुत अच्छी प्रॉपर व्यवस्था थी। यहाँ तक कि घर भी 2 महल्ले बनाए जाते थे, खेती गृहस्थी उद्योग धंधे भी चलते थे और उस समय के लोग कारीगर भी थे, पढ़े लिखे भी थे। यानी हर तरह की विधि व्यवस्थाएं आज से 5000 साल पहले डेवलप हो चुका था। इतना 1000 साल पहले अन्य देशों में अगर जाएंगे, जैसे कि अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, जापान, चाहे बहुत सारे ऐसे देश हैं जो आज बहुत ही विकास का दिखावा करते हैं, वहाँ जब जाएंगे तो आज से 5000 साल पहले वहाँ के लोग क्या करते थे, खाना बदोश की जीवन जीते थे। खेती गृहस्थी करना तो दूर, वो लोग जो है कि कच्चे मांस को शिकारी कर करके, यानी आदम जीवन जीते थे, है ना, आदि मानव की जीवन जीते थे और शिकार पर अपना भोजन आश्रित करते थे। उनके अंदर सभ्यता नाम की कोई चीज़ नहीं थी, पशुवत जीवन उनका जीते थे। लेकिन हमारे समय में, हमारे यहाँ, हमारे देश में 5000 साल पहले उस समय आज की तरह एकदम ही बहुत ही डेवलप, बहुत ही विकसित सभ्यता पाई गई थी, जिसकी खुदाई शुरू हुआ। आगे आगे हम लोग जानेंगे। देखिए इसका साल तो ये हो गया। हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले चार्ल्स मैसन नाम के एक व्यक्ति ने बताया। चार्ल्स मैसन क्या थे, यह एक टूरिस्ट थे जो आए थे भारत घूमने। तो चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में जब उस जगह का दौरा किया तो इन्होंने बताया कि यहाँ एक पुरानी सभ्यता है और इसका जो है कि पता लगाया जाए, माने उन्होंने बताया। उसके बाद में दूसरा स्टेप क्या हुआ कि जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम, ये कनिंघम कहिए, इन्हें जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के जनक माना जाता है। इन्होंने भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण की गठन किया था। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण क्या है, तो यह एक ऐसी संस्था है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण, ये एक ऐसी संस्था है जो देश भर में अलग अलग जगहों पर प्राचीन वस्तुओं का, प्राचीन स्थलों का पता लगाते हैं, खुदाई करते हैं और हमारे पास्ट में झांकते हैं। भूतकाल में ऐतिहासिक कौन सी घटनाएं हुई और किस घटना का क्या आज के डेट में अवशेष है, चाहे कहाँ क्या है, इस सब की जानकारी ये संस्था ही देती है। इसी संस्था के जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम पहले डायरेक्टर थे। उसके बाद में फिर सर जॉन मार्शल भी हुए। तो जनरल कनिंघम जो थे उनको कुछ ऐसी प्राचीन वस्तुएं मिली, पूरा वस्तु का मतलब समझ लीजिए यह क्या होता है कि प्राचीन काल में जिन वस्तुओं का इस्तेमाल किया जाता था और वो वस्तु अवशेष के रूप में पृथ्वी के जहाँ तहाँ भागों में दबे हुए हैं, उनकी
खुदाई करके उनको प्रयोगशाला में पता करके कि भाई किस तरह की वस्तु है, इसका क्या इस्तेमाल किया जाता था, उससे बहुत सारे ऐतिहासिक साक्ष्य प्राप्त हो सकते हैं। उन्हीं वस्तुओं को पुरातात्विक वस्तु कहा जाता है। तो ऐसे कुछ प्राचीन वस्तुएं मिली किसे, जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम को, जैसे कि मुहर मिला, कुछ बाट मिला, और भी कुछ कुछ चीजें मिली हड़प्पा सभ्यता से संबंधित। उन सब का अध्ययन करने के बाद यह भी इसी नतीजे पर पहुंचे कि इस जगह पर बहुत ही प्राचीन सभ्यता कोई छुपी हुई है, इसका पता लगाया जाना चाहिए। लेकिन यह बात आई गई और चली गई। ये 1875 की बात है, जब 1875 में इन्होंने इन मुहर पर रिपोर्ट छापा। लेकिन कोई बात नहीं, चूंकि उस समय हमारा देश अंग्रेजों के अधीन था। बाद में जो है कि 1875 के बाद 1921 की घटना हम बताते हैं। 1904 ईस्वी में सर जॉन मार्शल अध्यक्ष बने, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के अध्यक्ष बने सर जॉन मार्शल। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इस हड़प्पा सभ्यता की खुदाई करवाई थी अपने नेतृत्व में। तो 1904 की बात है, 1904 में ये अध्यक्ष बनते हैं। 1921 ईस्वी में सर जॉन मार्शल ने किसको बुलाया, दयाराम साहनी को बुलाया और कहा कि दयाराम तुम इस जगह का खुदाई करो। और दयाराम साहनी जो है कि उस जगह का खुदाई किया। किसका खुदाई किया, हड़प्पा सभ्यता का। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई करने के बाद इन्हें बहुत सारी चीजें मिली और ये तय हो गया कि ये बहुत प्राचीन सभ्यता है और बहुत दूर भर में फैला हुआ है, इसका खुदाई बड़े पैमाने पर कराने की जरूरत है। फिर 1922 में राखलदास बनर्जी आए और भी बहुत सारे लोग आए। फिर खुदाई का सिलसिला शुरू हो गया और तरह तरह के ऐसे ऐसे राज पता चले जो हमारे लोग अनभिज्ञ थे। हमारे क्या, पूरी दुनिया के लोग इस सभ्यता के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। आइए कुछ फैक्ट पर चर्चा कर लेते हैं, फिर देखेंगे हम लोग कि हड़प्पा सभ्यता की खुदाई जब हुई तो क्या क्या मिला और आज के वर्तमान से कैसे ये अलग था और किस तरह समानता और विषमताएं थी। इन सारी चीजों को हम लोग जानेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि ये जो हड़प्पा सभ्यता है यह 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला था। 13 लाख वर्ग किलोमीटर का मतलब समझ रहे हैं, जैसे बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है, यानी 1 लाख से भी कम है। यानी बिहार का क्षेत्रफल जितना बड़ा है उससे 13 गुना ज्यादा बड़े भूभाग पर बहुत दूर भर में यह हड़प्पा सभ्यता फैला हुआ था। ये इसका जो ऊपरी हिस्सा है, सबसे ऊपरी हिस्सा ये मांडा है। जैसे कि इधर ऐसे हम नक्शा बना देते हैं, दिखाते हैं। ये जो ऊपरी हिस्सा है उत्तर का, सबसे नॉर्थ का, यानी हड़प्पा सभ्यता जितना दूर भर में फैला हुआ था तो उसका सबसे ऊपरी हिस्सा मांडा कहलाया। क्या कहलाया, मांडा। ये जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के किनारे स्थित है। वही इसका जो दक्षिणी हिस्सा है, साउथ पोल मतलब साउथ सबसे दक्षिणतम हिस्सा है, वो दायमाबाद है। दायमाबाद, ये जो है दायमाबाद कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है, प्रवारा नदी के किनारे है। उसके बाद में सबसे इसका पूर्वी हिस्सा जो है, ईस्ट वाला हिस्सा, वो आलमगीरपुर है। कहाँ है, आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में एक जगह है मेरठ, उसी मेरठ के पास आलमगीरपुर है। मेरठ से याद रखना है, महाभारत के भी साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो आलमगीरपुर ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी हिस्सा था। और सबसे पश्चिमी हिस्सा जो है, ये पश्चिमी हिस्सा ये कौन सा है, सुतकांगेडोर है। सुतकांगेडोर है, ये सबसे वेस्ट हिस्सा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें अलग अलग जगहों से पता चली। ये जो आलमगीरपुर है ये हिंडन नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है, हिंडन नदी के किनारे है। और ये सुतकांगेडोर जो है दास्क नदी के किनारे है, दास्क। ठीक है, दास्क नदी के, यानी पाकिस्तान में है ये वर्तमान में। पहले तो ये सारी चीज भारत में ही थे, लेकिन जब भारत का बंटवारा हुआ 1947 में, जब देश आजाद हुआ तो भारत की बंटवारा हो गया, जिससे भारत से ही एक नए देश का निर्माण हुआ जिसका नाम अभी वर्तमान में पाकिस्तान है, वो बन गया। पहले भारत का यंग था। तो ये जो 13 लाख वर्ग किलोमीटर है, इसके आधे से अधिक भाग पाकिस्तान में चले गए हैं, जो कि पहले कभी भारत में हुआ करते थे। तो ये हमारी सभ्यता है, इसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। आगे देखते हैं, 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला, इतना दूर भर में है। इसके बीच में हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, बनावली है, राखीगढ़ी है, रोपड़ है, उसके बाद में कोटदीजी है, चनहुदड़ो, धौलावीरा है ना, और रोपड़, और भी बहुत सारे ऐसे ऐसे जगह हैं जिसकी चर्चा हम लोग आगे की क्लास में करते हैं, समझते हैं।
समझते चलते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आप लोगों ने इसमें देख लिया कि सिंधु घाटी सभ्यता कितना साल पुराना है, तो आज से 5000 साल पुराना है। ये कितना वर्ग किलोमीटर में फैला है? 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, इतना दूर बढ़ी। और अब तक इसके 15 से भी अधिक यानी 15 स्थलों का पता लगाया जा चुका है, जिसमें सबसे पहला स्थल कौन सा था? तो हड़प्पा था, जिसकी खुदाई दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में किया। उसके बाद हड़प्पा से बहुत सारी चीजें पता चली, बहुत सारी क्या क्या चीजें पता चली। यहाँ से खेती का प्रमाण मिला कि यहाँ खेती गेहूं, जौ, चना, सफेद चना, तिल, इस सब की खेती होती है। पशुपालन का साक्ष्य मिला कि यहाँ पशु भी लोग पालते थे, भेड़, बकरी, भैंस, सुअर, कुत्ता इत्यादि भी पालते थे, इसका भी पता चलता है। यानी पशुपालन भी होता था उस टाइम पे, ठीक है। उसके बाद में इन लोगों का रहन सहन और भी बहुत सारे जुते हुए खेत मिले हैं, ठीक है, और भी कुछ पुरातात्विक वस्तुएं मिले हैं, जिससे उस इतिहास को हम लोग समझ सकते हैं, बहुत ही नजदीक रूप से समझ सकते हैं ये सारी जानकारी है। देखिए, इस पूरी सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता ही कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले खुदाई हड़प्पा नामक जगह पर हुआ, लेकिन इसका जो ओरिजिनल नाम है वो है सिंधु घाटी सभ्यता। कौन नाम है? सिंधु घाटी सभ्यता। इसे दो नामों से जाना जाता है। पहला नाम है सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे फैला हुआ है, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। और सबसे पहले इसे जो हड़प्पा नामक जगह पर खुदाई किया गया, इसीलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता भी पड़ गया, ठीक है। तो ये हड़प्पा के बारे में हो गया। आइए नक्शा में हम लोग समझते हैं कि कहाँ कौन जगह है, कैसे क्या है, ठीक है। तो देखिए, हड़प्पा जो सभ्यता है ये यहाँ से लेकर के ये वाला पाकिस्तान का एरिया है, ये वाला पाकिस्तान का एरिया है, इसी में यहाँ पर पंजाब है, यहाँ पर ये पंजाब है। लेकिन जब भारत का बंटवारा हुआ तो आधा पंजाब भारत में आ गया और आधा पंजाब पाकिस्तान में चला गया। तो भारत वाला जो पंजाब है इसी से बाद में हिमाचल प्रदेश निकला, पंजाब निकला, हरियाणा निकला, खैर पॉलिटिक्स का टॉपिक हो जाएगा, यहाँ समझते हैं। तो इस पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। लेकिन जो पाकिस्तान का पंजाब पड़ा वो जो है उसमें जो सबसे बड़ा प्रमुख शहर है लाहौर है। इसी लाहौर के पास एक नदी गुजरती है ऐसे, जिसका नाम है रावी नदी। क्या नाम है? रावी नदी। इसी रावी नदी के पास लाहौर के निकट ये वाला जो जगह हुआ है यही हड़प्पा है। क्या है? हड़प्पा है। क्या है? हड़प्पा है। तो इसी हड़प्पा की खोज हुई। देखिए, इसका जो उत्तरी हिस्सा इधर है और सबसे दक्षिणी हिस्सा महाराष्ट्र यहाँ है, और सबसे पूर्वी हिस्सा आलमगीरपुर यहाँ है, सबसे पश्चिमी हिस्सा सुतकांडेगडोर यहाँ है। मतलब इतना दूर भर में ये फैला हुआ था, 13 लाख वर्ग किलोमीटर में। भारत के पश्चिम और उत्तर के तरफ वाला ये भाग है, ठीक है, इधर फैला हुआ था। अब यहाँ पर यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। खुदाई आखिर कहाँ किया जाए? तो 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी को बुलाया गया कि खुदाई करो। तो दयाराम साहनी सोचा कि जहाँ से काम आसान होगा वहीं सबसे पहले खुदाई करते हैं। तो दयाराम साहनी ने पंजाब को चुना खुदाई करने का पहला स्थल के रूप में। पंजाब को क्यों? क्योंकि ये पंजाब जो है यहाँ कई नदियाँ बहती है, 5 नदी बहती है, ठीक है, ब्यास, चेनाब, रावी, सतलज, घग्गर, है ना, सिंधु, ये सारी नदियाँ जो है 5 नदियाँ इधर से बहती है। तो इन नदियों के बहने की वजह से पंजाब की जो मिट्टी है नरम है। अब वहाँ खुदाई किया जाएगा तो मिट्टी जल्दी हट जाएगा, उसके नीचे की चीजें जल्दी से मिल जाएगी। और कहीं बंजर जमीन रहेगा तो वहाँ जब खुदाई किया जाएगा तो खनने में ही ज्यादा समय लग जाएगा, इसलिए पंजाब को चुना गया। अब यहाँ जो है हड़प्पा का खुदाई हो गया। सबसे पहले बहुत सारी चीज़ों का पता चला, खेती का, पशुपालन का, जुटे हुए खेत का, बहुत सारी चीज़ों का पता लगा, अलग अलग चीज़ों का पता लगा। यहाँ से कुम्हार का चाक भी मिला है, अनागार, जहाँ अन्न रखा जाता था खेती गृहस्थी करने के बाद, तो उस अन्न को रखने की जगह मिला है, अनागार। उसके बाद में श्रमिकों का आवास मिला है, जहाँ लोग घर बना करके श्रमिक लोग रहता था। लकड़ी के ओखली भी मिला है जिसमें कोई अनाज को कूटा जाता था। और कुछ सावधान भी मिला है, जहाँ पर सावधान का मतलब हो गया जहाँ पर मृतकों को दफनाया जाता था। हड़प्पा सभ्यता के लोग मृतकों को जलाते नहीं बल्कि दफनाते थे, तो वो उनके जो है सावधान भी मिला है। ऐसी बहुत सारी चीजें मिली है। स्वस्तिक चिन्ह मिला है, स्वस्तिक चिन्ह जो इसे देखते हैं आप लोग, ये भी मिला है कई जगहों से, हड़प्पा से मिला है। तो जब इतना चीज कुछ मिलने के बाद दयाराम साहनी
और सर जॉन मार्शल जिनके नेतृत्व में काम हो रहा था, और भी जो लोग भी इससे जुड़े हुए थे, सबके अंदर ये बात सामने आ गई कि भाई लगता है बहुत बड़ा राज है ये हड़प्पा सभ्यता, इसका और पता लगाया जाना चाहिए। फिर तब तक साल भर बीत गया, तो 1922 ईस्वी में एक दूसरे व्यक्ति को बुलाया गया जिनका नाम था राखाल दास बनर्जी। क्या नाम था? राखाल दास या राखाल दास बनर्जी। ठीक है, इनको बुलाया गया, कहा सर जॉन मार्शल और राखाल दास बनर्जी, तुम जो है एक दूसरे जगह का पता लगाओ हड़प्पा की ही तरह, इसमें क्या क्या राज है पता लगाओ। तो मोहनजोदड़ो जो है ये ओरिजिनली सिंधु नदी के किनारे है। सिंधु नदी यहाँ से निकलती है जम्मू कश्मीर से होते हुए, इसे पाकिस्तान से गुजरते हुए अरब सागर में अपना पानी गिरा देती है। तो यहाँ पर सिंध राज्य है, यहाँ पर क्या है? सिंध राज्य है। इसी सिंध राज्य में, सिंध प्रांत में, यानी पाकिस्तान का प्रांत का नाम है सिंध, वहीं सिंधु नदी बहती है। उसी सिंधु नदी के किनारे जो है कि सिंध प्रदेश में 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी ने एक नए जगह का खोज किया जिसका नाम रखा गया मोहनजोदड़ो। देखिए, मोहनजोदड़ो नाम में भी बहुत कुछ इसका छुपा हुआ है, देखते हैं, समझिए। मोहनजोदड़ो जो है एक सिंधी भाषा का शब्द है। किस भाषा का? सिंधी भाषा का एक शब्द है। इसको हिंदी में जब अनुवाद कीजिएगा तो इसका अर्थ निकलता है मृतकों का टीला। कौन चीज? मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। अब समझिए, टीला का मतलब पहाड़ी हो गया, यानी मरल आदमियों का ढेर। मृतकों का टीला का मतलब मरे हुए आदमियों का ढेर, जिसको मृतकों का टीला कहा गया। मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है जिसको हिंदी में मृतकों का टीला कहेंगे। ये मृतकों का टीला यहाँ मोहनजोदड़ो से मिला, और भी बहुत सारी चीजें मिली मोहनजोदड़ो से। ठीक है, पुरोहित का आवास मिला, विशाल स्नानागार मिला जिसमें सार्वजनिक तौर पर सामूहिक रूप से लोग स्नान करते थे धार्मिक अनुष्ठान के समय। सबसे चौड़ी सड़क मिला है, इसकी बहुत अच्छी विशेषता, कोई विशेषता है मोहनजोदड़ो का। मरे हुए लोगों का ढेर मिला है। दूसरा, चौड़ी सड़क मिला है, ऐसे ही बोल देते हैं लिखने के बजाय, चौड़ी सड़क मिला है। ग्रिड पद्धति से बना हुआ सड़क मिला है। ग्रिड पद्धति का मतलब होता है एक सड़क दूसरे के समानांतर है और एक दूसरे को 90 डिग्री पर काट रहा है। जब भी कोई सड़क मुड़ेगा तो एकदम 90 डिग्री एंगल पर मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह की सड़क पद्धति को हम ग्रिड पद्धति, मतलब ये समझिए उस समय के लोग भी बहुत डेवलप और बहुत ही अग्र सोची थे, समझदार थे, तभी तो ऐसे ऐसे चीजें बनाई थी। आज आप किसी गांव में घुस जाइए तो इतना टेढ़ा रास्ता रहता है कि इस भाग से उस भाग जाने में बड़ी कठिनाई होती है, लेकिन उस जमाने में आज से 5000 साल पहले इतनी व्यवस्थित जीवन जीते थे। मतलब वो लोग बड़े समझदार, पढ़े लिखे, योग्य, अनुभव सब तरह से थे। लेकिन दुर्भाग्य ये कि सभ्यता पूरी की पूरी नष्ट हो गई, समाप्त हो गई। नहीं तो ये सभ्यता आज के डेट में रहती तो आज हमारा जो विकास है ना, इससे कहीं ज्यादा विकास तब हुआ रहता। ठीक है, तो ग्रिड पद्धति से सड़क मिला है, स्नानागार मिला है, पुरोहित का आवास मिला है, अनागार भी मिला है, सबसे चौड़ी सड़क, पशुपति शिव तांबे का ढेर मिला है, स्वस्ति का चिन्ह भी मिला है, हर घर में कुआं भी मिला है। जो भी घर है इस सड़क के किनारे किनारे घर मिला है। घर के ये जो सड़क है इसके आरी आरी जो है ना नाली मिला है जो पक्की ईंटों से बनी हुई है। उस नाली को ढांका जाता था बड़े बड़े पत्थरों से ताकि लोग चल के अनहार गुड़क नहीं जाए उसी नाली में। ठीक है, तो उसे ढांका जाता था बड़े बड़े पत्थरों से। ऐसी व्यवस्थित जीवन देखने को मिला है मोहनजोदड़ो से। और भी कई चीजें मिली है। ठीक है, नालियों को जाम होने से बचाने के लिए जहां जहां मोड़ ज्वाइंट होता था तो वहां पर जाली लगा दिया जाता था ताकि नाली की साफ सफाई प्रॉपर रूप से समय समय पर होती रहे। ये सारी चीजें मिली है। कुछ मोहनजोदड़ो से कुछ मोहर भी मिला है। मोहर का मतलब आप लोग समझते हैं कि जिस तरह आज के जमाने में मोहर किसी डॉक्यूमेंट पर मारा जाता है, उसी तरह उस समय मोहर बनता था, जो कि मोहर चर्ट नामक पत्थर का बनता था। कौन चीज का? चर्ट नामक पत्थर का, चट नामक पत्थर का बाट बनता था। तो बाट भी मिला है कुछ कुछ। और सेल खड़ी नामक पत्थर का मुहर बनता था। तो ये मुहर मिला है। इस मुहर से क्या करता था, कोई भी सामान को कहीं पहुंचाना है तो झोला थैला या बैग में डाल करके उसको मुंह को गीली मिट्टी से पहले लिपेट दिया जाता था। और उस मुहर को, जो मुहर में बहुत सारे चिन्ह अंकित होते थे पशु पक्षियों को या अलग अलग तरह के, उसी से इस पर उगा दिया जाता था। उसका चिन्ह उग जाने से अब ये वस्तु जो लेके जा रहा है वो सुरक्षित लेके जाएगा। यानी आज हम किसी भी चीज को जब ऑनलाइन मंगाते हैं तो उसका सील नहीं टूटा हुआ, ये सुनिश्चित करते हैं। इसी तरह मोहर का इस्तेमाल तब किया जाता था। ठीक है, तो ये मोहनजोदड़ो से ये सारी चीजें प्राप्त हुई है।
अब देखिए वैज्ञानिकों में बड़ी मतभेद है कि इस पूरी सभ्यता का अंत कैसे हो गया। कुछ का कहना है भूकंप आया, किसी ने कहा कि नदी में बाढ़ आ गई, किसी ने कहा कि नहीं मोहनजोदड़ो में जो मिले मृतकों का टीला है उससे यह पता चलता है कि इसके ऊपर बाहरी आक्रमण हुए थे। तो जो भी कारण हो, ये हड़प्पा सभ्यता पूरी तरह समाप्त हो गई। आज के क्लास में हमने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में जाना। अगले क्लास में हम लोग और भी धौलावीरा, रोपड़, लोथल, सुतकांडेगडोर, आलमगीरपुर, मांडा, दैमाबाद और भी बहुत सारी जगहों के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए इतना ही रहने देते हैं। देखते रहिए शर्मा आर्ट्स क्लासेज। आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद छात्रों।